तो आगे पढ़ते हैं। कल अपन ने सवाल बहुत कम किए थे ना, आगे पढ़ लेते हैं, फिर होमवर्क कर लेंगे, डिस्कस अपन है ना। तो शायद हमने कल एक ही फॉर्मूला लिखा था ना जनरल टर्म का, उसको nth टर्म बोल लो या जनरल टर्म बोल लो, एक ही बात है ना। और जनरल टर्म को जनरली अपन nth टर्म बोलते हैं, उसको लेकिन अपन pth टर्म भी बोल सकते हैं, उसको mth भी बोल सकते हैं, उसको kth भी बोल सकते हैं। जनरली अपन tn बोलते हैं उसको। कुछ सवाल भी किए थे हमने कल, करके देखे थे ना, थोड़ा बहुत आइडिया भी है आपको, 10th क्लास में भी पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट एक सवाल और लिखते हैं, लिखो आप। वो टीएन का यूज कर रहे हैं अपन ना, उसमें 4 अननोन हमारे पास हैं। सवाल पढ़कर पता लगाते हैं हम कौन से 3 दे रखे हैं, और रिमेनिंग 4th को कैलकुलेट कर लेते हैं। लिखें एक सवाल और लिखें। फाइंड विच टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड विच टर्म ऑफ द सीरीज 2005 प्लस 2000 प्लस 1995 plus and so on. Find which term of the series is the first negative term. Find which term of the series is the first negative term. Which term of the series is the first negative term. सवाल पढ़ना है ना, सवाल नहीं हो चलेगा, सवाल समझ में सही आना चाहिए, उसकी अप्रोच सही होनी चाहिए। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है ना? सवाल का आंसर नहीं आए तो अभी इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन सवाल समझ में आना चाहिए ना, उसकी अप्रोच थोड़ी सही होनी चाहिए अपनी, और थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो फिर आएगा ही आएगा, ये मान के चलो आप। विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। उन्होंने ये नहीं पूछा कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीरीज, ये नहीं पूछा उन्होंने पूछा विच टर्म, यानी 3rd या 4th, यानी टर्म का नंबर पूछा उन्होंने कि कौन से नंबर का टर्म इस सीरीज का फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा ना। तो इसमें क्या है, देखो डेटा आसान है, इसमें डेटा अच्छा है, इसलिए अपन कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं ना भाई ये टर्म्स क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, नेगेटिव है, कॉमन डिफरेंस का -5 है, तो कॉमन डिफरेंस -5 होने के कारण हम टर्म कम करते जा रहे हैं ना, और ये 5 का मल्टीपल है, तो 5 के मल्टीपल में से अगर लगातार 5 कम किया जाए तो क्या कभी ना कभी 0 आएगा। 5 के मल्टीपल में से लगातार 5 कम कर रहे हैं अपन, 5 कम किया, फिर 5 कम किया, फिर 5 कम किया, तो क्या कभी ना कोई 0 आएगा। यस, ये 0 आ जाएगा। 0 के जस्ट पहले क्या आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, और 0 के बाद क्या आ रहा होगा, -5 आ रहा होगा। तो अगर वो पूछते ना कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, अगर वो ऐसा पूछते कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो आंसर निकालना बड़ा आसान था, मैनिपुलेट करके निकाल लिए, क्योंकि डेटा अच्छा है, डेटा आसान था इसलिए ना। वो तो 5 का मल्टीपल होता, हम 7.5 माइनस कर रहे होते तो सोचने में दिक्कत आती है ना, लेकिन 5 का मल्टीपल था, लगातार 5 कम कर रहे हैं, तो सोचना आसान था कि विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज -5। अब पता लगाना है टर्म का नंबर, तो हमें इस टर्म का नंबर पता लगाना है, ये कौन से नंबर का टर्म है, ये 3rd है, ये 7th है, ये 100 है, ये कौन सा टर्म है ना, पता लगा सकते हैं ना। हमने एज्यूम कर लिया tn है, लेट tn इज इक्वल टू -5। अब tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें tn हमारे पास है, a हमारे पास है 2005, n हमें कैलकुलेट करना है ना, व्हाट इज d, d इज -5, बस यहां से n निकाल लेंगे ना। और व्हाट इज n, n इज 403, n इज 403, तो 403rd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ऐसे tn के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने। हमने ये भी देखा था एक सवाल के अंदर कि अगर टर्म्स बहुत सारी हों तो उन अलग अलग टर्म्स को हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, सेकंड टर्म हो, थर्ड, कभी लगता है बहुत सारी टर्म्स हमारे पास हैं तो चिंता की जरूरत बात नहीं है,
हम उन सबको A1 और कॉमन डिफरेंस में कन्वर्ट करके उन सबको A1 और D में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। अब आते हैं नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द AP, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, sum of the first n terms of AP, उसको SN बोल रहे हैं हम। sum of the first n terms of AP, ये भी आप शायद जानते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं आप, इस तरह के सवाल भी होते हैं आपके पास किताब में ना। तो इसमें हम फर्स्ट n टर्म्स का मतलब ये है, एक तो टर्म्स की काउंटिंग कितनी है, कितने टर्म का सम निकाल रहे हैं, n टर्म्स का निकाल। इसको बंद कर देते हैं, आवाज आती है इससे ना। ये हो जाएगा बंद अपने से, यहां से हो गए तीनों बंद शायद, है ना। कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। घर में तो मुझे ज्यादा लगेगी, आपको तो नहीं लगेगी ना, आपको तो ऊपर लगा रखा है देखो। तो फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब है कि हम टर्म की काउंटिंग जो है, जिनको ऐड करना चाह रहे हैं उनकी काउंटिंग n है। फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब वी आर कैलकुलेटिंग सम ऑफ n टर्म्स बिगिनिंग विद द फर्स्ट टर्म। हम बोल रहे हैं फर्स्ट n टर्म्स, यानी T1 से लेकर Tn तक का सम निकाल रहे हैं अपन, T1 से लेकर Tn तक का सम निकाल रहे हैं। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं Sn से। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जब भी Sn लिखा हुआ आएगा इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स होगा, ऐसा नहीं है ना। ये तो अपन जो लिखा हुआ है ना, इसको डिनोट कर रहे हैं Sn से ना, कि हम ये जो लिखा हुआ है थ्योरेटिकली इसको Sn से डिनोट कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, उसको अपन Sn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अगर कभी लिखा हुआ भी आएगा तो सामने लिख के देंगे वेयर Sn इज रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। तब विश्वास करना है अपने को कि हाँ भाई ये AP की फर्स्ट एन टर्म का सम है ना। वरना ऐसा नहीं कि भाई कहीं भी Sn दिखेगा तो उसका मतलब फर्स्ट एन टर्म का सम होगा, ऐसा नहीं है ना। वो मेंशन करके देते हैं वहां पर, है ना, कि ऐसे ये फर्स्ट एन टर्म के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ लिख सकते हैं इफ A be the first term and D be the common difference of an AP, if A be the first term, if small a, if A be the first term and small d be the common difference, if A be the first term and small d be the common difference of an AP, then next आंसर लिखेंगे हम Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, n minus 1 into d। बिल्कुल अगेन यहाँ 4 अननोन है वापस। जब Tn का फॉर्मूला लिखा था तो वहां पर एक Tn था, बाकी एक A था, एक N था और एक D था। यहाँ Tn की जगह क्या आ गया, बस Sn की जगह। वही यहाँ भी 4 अननोन हमारे पास है, सबके बारे में जानकारी है। A का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, हम दिखा है, मैंने लिखा भी दिया। D का मतलब कॉमन डिफरेंस है ना। N का मतलब क्या है, यहाँ N का मतलब क्या है, Tn के अंदर तो N का मतलब क्या था, नंबर ऑफ द टर्म। यहाँ N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ काउंटिंग है, वहां टर्म का नंबर था वो, और यहाँ N टर्म्स की काउंटिंग है ना। N इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स की काउंटिंग को शो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। और Sn का मतलब लिखाई दिया मैंने ऊपर ना। Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो 4 अननोन अगेन यहाँ हमारे पास है। कोई 3 अननोन हमें दे रखे होंगे, सवाल पढ़ेंगे, 3 दे रखे होंगे, 3 को रख देंगे और रिमेनिंग 4th को कैलकुलेट कर लेंगे। हम सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं ना, Sn इज इक्वल टू n by 2 and a plus l, where l is the last term, where l is the last term, where l is the last term, where l is the last term। where l is the last term, जहां l लास्ट टर्म है ना। लास्ट टर्म का मतलब क्या है, हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल क्या रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। मतलब हम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक ऐड कर रहे हैं, nth टर्म तक ऐड कर रहे हैं। T1 से लेकर Tn तक निकाल रहा हूं, तो T1 तो फर्स्ट टर्म हो गया और लास्ट टर्म क्या हो गया, Tn, यानी l हमारे पास लास्ट टर्म है। अगर हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकाल रहे हैं तो लास्ट टर्म nth टर्म होगा। हम सम ऑफ 20 टर्म्स निकालेंगे तो लास्ट टर्म 20th टर्म हो जाएगा। हम सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म निकालेंगे तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 100 नंबर का टर्म हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे आया वो तो अलग कहानी है, चलो ठीक है। ये जो फॉर्मूला आता है ना, ये इसी से आता है, ये फॉर्मूला इसी से आता है। हम क्या बोल रहे हैं, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म है। तो देखो इस फॉर्मूले को ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है ना,
इसको लिख सकता हूं मैं एस एन इजिकल टू n/2 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो यहां ध्यान से देखें ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज द nth टर्म, दिस इज द nth, एंड सिंस वी आर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो दिस इज द nth टर्म यानी दिस इज द लास्ट टर्म। इसको l लिखा जा सकता है, तो a प्लस l आ गया हमारे पास। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायरमेंट दोनों में आएगी। हमें जब सम निकालना होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायरमेंट दोनों में आएगी। फर्स्ट टर्म दोनों में है, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ होगा तो मैं इसका यूज कर लूंगा, और लगेगा कॉमन डिफरेंस मेरे पास है तो मैं इसका यूज कर लूंगा। अब सवाल आता है ये सवाल फॉर्मूला कहां से आ गया, हालांकि पता होता है आपको, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना, आप फॉर्मूला याद होता है ना, लेकिन इस फॉर्मूले का जो जहां से आया है ना, वो एक तरीका माइंड में रखना जरूरी है ना, वो माइंड में रखेंगे, मैं तो बताऊंगा आखिर आपको, लेकिन उसको माइंड में रखने के लिए बताऊंगा आपको, वरना फॉर्मूला तो याद होगा ऑलरेडी आपको, यूज करते हुए भी आए 10वीं क्लास में आप, है ना। लेकिन वो जिससे फॉर्मूला आता है वो एक टेक्निक है, और उस टेक्निक का इस्तेमाल करके भी कभी हम सम निकाल सकते हैं ना, जरूरी नहीं एपी का निकालें, किसी और सीरीज का भी सम निकाल सकते हैं ना, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके। जिस टेक्निक से फॉर्मूला आया है उस टेक्निक को दिमाग में रखें, और कभी सम निकालने में कोई दिक्कत आए तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है सम निकालने के लिए। और टेक्निक देखो क्या है ना, हमारे पास दिया हुआ है कि हमें एक एपी की बात कर रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी है ना, तो ये हम देख रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म हो गया ए, सेकंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, एंड थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d, और हम निकाल रहे हैं सम ऑफ n टर्म तक। तो व्हाट इज द nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी n माइनस 1, दिस इज द nth टर्म। तो यहां से यहां तक का सम निकाल रहे हैं हम, और इसी को हम बोल रहे हैं एस एन, और अब ये हमें निकालना है ना। तो बेसिकली एक बच्चे ने डेवलप किया था फॉर्मूला, है ना, फेडरिक गॉस नाम से एक बच्चा था, उसने डेवलप किया था, वो बहुत शैतानी कर रहा था घर में, अपने माता पिता की बात नहीं मान रहा था। उसके पिताजी ने एक सवाल दिया उसको, भाई ये सम निकालिए, 1 + 2 + 3 + 100। उसके फादर ने कहा सम निकाल, तब जाकर तुझे कुछ टॉफी मिलेगी, और चले गए उसको बोल के ना। तो वो बच्चा जो है थोड़ा मतलब उसने कोशिश की कि सम निकालता हूँ ना। अब उसके फादर ने क्या सोचा, उसके फादर ने ये सोचा समय से निकालेगा ये, 1 और 2 लड़ेगा 3 आएगा, 3 और 3 6 आएगा, 6 और 4 10 आएगा, 10 और 5 15 आएगा, 15 और 6 21 आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बीच में भूलेगा भी सही वो, फिर दोबारा काउंट करना स्टार्ट करेगा, मतलब उसका मन लग जाएगा और शरारत करना बंद कर देगा वो। उस बच्चे ने लेकिन ऐसा किया, उसको उल्टा लिख दिया, 100 99 98 + 1। उस बच्चे ने दिमाग लगाया भाई मैं ये ऐड करूं ये ऐड करूं, एक ही तो बात है, मैं वो सम निकालूं ये सम निकालूं, एक ही बात। और उसने एस निकालना है उसको, तो एस निकालने दोनों को जोड़ दिया उसने, व्हाट यू गेट 2s = 101 101 101 101। अब ये 101 कितनी बार आया, 100 टाइम्स, ये आ गया 2s = 100 × 101, therefore sum is equal to 50 × 101 5050। वापस मस्ती करने लग गया वो। तो मस्ती करो, कोई बात नहीं, मस्ती करने से मना थोड़ी, बचपन थोड़ी छीन रहे हैं आपका, मस्ती करने की जगह होनी चाहिए अपनी, उस जगह का पता होना चाहिए, मस्ती करने की जगह ये है, ये टाइम मेरे मस्ती करने का है और ये टाइम मेरे पढ़ने का है। पढ़ने में या मस्ती करने में मजा तभी आएगा आपको जब आप पढ़ते रहोगे ना, दिल खोल के, जितना आप मेहनत करोगे ना उतना खुल के हंस सकोगे और उतना खुल के मस्ती कर सकोगे आप, ये ऐसा मेरा अनुभव है। और अगर अपन जो काम कर रहे हैं उस काम में मक्कारी करेंगे ना तो मस्ती करने में मजा नहीं आएगा अपने को, कहीं ना कहीं अंदर से अपने को ये अपने आत्मस्वाभिमान अपने को वो थोड़ा खींचेगा, मतलब कि क्या कर रहा है यार, तो पढ़ तो रहा नहीं, मस्ती ज्यादा करता है ना। और जब अपन पढ़ लेंगे ना, अपन जो शेड्यूल टाइम है अपना उसमें मेहनत कर लेंगे, मस्ती होमवर्क कर लेंगे, अच्छा पढ़ लेंगे, तो वो जो टाइम मिलेगा ना अपने को उसमें मस्ती करने की बहुत अच्छा होगी, अपने को ज्यादा मजा आएगा बल्कि मस्ती करने में, ऐसा मेरा मानना है शायद, है ना, उसमें ज्यादा मजा आता है ना। कितने बच्चे मानते हैं बात, तो फिर मेरी बात तो कम मानते हो आप, ये बात तो मान रहे हो आप, कैसा सही कह रहे हैं सर, तो सही कहता हूँ मतलब, है ना, बोलता तो सही हूँ ना मैं, धीरे धीरे मानने लग गए, मतलब आप उसको धीरे धीरे मानने लग गए। हाँ अच्छा, पहले से मान रहे हो, अच्छा मुझे लगा आप धीरे धीरे मानने लग गए आप, चलो अच्छी बात है, तो पहले से मानते हैं तो आप। तो ये सम निकालने का, तब ये क्या एक टेक्निक है, ठीक है, वो हमें याद था कोई बात नहीं, लेकिन ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक का हम इस्तेमाल दोबारा कई फिर कर सकते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल दोबारा फिर कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को आपको दिमाग में रखना है, अपने जो उस बच्चे ने अपने को दिया उसको दिमाग में रखना है। और ये कई बार सम निकालने का एक बेहतरीन तरीका साबित होता है ना, कि अगर सम नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं, उल्टा लिख दो, उसी सीरीज को उल्टा लिख दो, दोनों को जोड़ दो, सम अपने आप निकल जाएगा। तो ये ऐसे निकाला गया, देखो आप,
अब तो समझ में आ गया होगा। पूरा नहीं बताया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा अगर हम नहीं बताएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये उसी को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि इक्वेशन नंबर 1 है, ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है। इसी को दोबारा लिख दो आप, फर्स्ट टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म लिखता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास। सेकंड टर्म क्या है a प्लस, अब सेकंड अगर मैं यूं पढ़ता हूं तो d को ऐड करता रहता हूं लगातार, और अगर उधर से आऊंगा तो क्या होगा, लगातार d कम करता रहूंगा, d का कोफिशिएंट कम होता रहेगा, और यूं जाऊंगा तो d का कोफिशिएंट बढ़ता रहेगा। तो यहाँ d का कोफिशिएंट क्या है, n माइनस 1 है, तो ये nth टर्म है, तो n माइनस 2 टर्म, n माइनस 1 टर्म में क्या आएगा, n माइनस 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये n माइनस 1 टर्म आ गया ना, पर ऐसे ऐड करते रहेंगे इसको, तो उल्टा लिख रहे हैं ना अपने। तो ये सेकंड टर्म क्या बन जाएगा, ये सेकंड टर्म बन जाएगा सेकंड लास्ट टर्म, ये सेकंड टर्म बन जाएगा सेकंड लास्ट टर्म, तो ये सेकंड लास्ट टर्म को मैंने यहां लिख दिया ऐसे ना, ये सेकंड लास्ट, सेकंड टर्म बन गया सेकंड लास्ट, और जो फर्स्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन गया ना। भाई इनको ऐड कर दो आप, इन सबको ऐड कर दो आप, ये इन सबको ऐड कर दिया, तो व्हाट वी गेट, ये क्लियर हो गया ना। फर्स्ट टर्म के नीचे फर्स्ट टर्म लिख दिया मैंने, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दिया, सेकंड लास्ट टर्म को सेकंड बना दिया, सेकंड टर्म को मैंने सेकंड लास्ट बना दिया, और फर्स्ट टर्म को मैंने लास्ट टर्म बना दिया, उल्टा लिख दिया मैंने, कुछ नहीं करा बस इसको ना। अब इनको ऐड कर दो, तो एस एन प्लस एस एन, ये 2SN आ जाएगा, इनको ऐड करने पर क्या आ गया 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट लगा दो, फिर इनको ऐड कर रहा हूं, तो a और a तो क्या हो गया, डबल हो गया, यहां से d कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, n माइनस 1 ही आ जाएगा वापस, तो अगेन वी गेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर हम लास्ट में देखें तो क्या लास्ट में भी ये आ रहा है बच्चों, लास्ट में भी आ रहा है 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा बताओ अब यहां से लेकर यहां तक टर्म्स काउंटिंग में कितनी है n, तो ये टर्म्स काउंटिंग में कितनी है, तो ये इस सेम नंबर को बार बार हम ऐड कर रहे हैं, कितनी बार, n बार, तो 2SN इज इक्वल टू 2SN इज इक्वल टू n इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस वो डिवाइड कर देंगे उसको अपन 2 से, आ जाएगा ना, और a प्लस एल वाला भी आ गया ना। ये नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में रिक्वायर्ड है, फर्स्ट टर्म दोनों में रिक्वायर्ड है, कॉमन डिफरेंस होगा तो फर्स्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट टर्म होगी तो हम सेकंड वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, अब सवाल करते हैं इन पर, इन्हीं पे बस करना है अपने को, और सवाल निकालने की कोशिश करते हैं। लिखिए आप, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers, find the sum of first n odd natural numbers, find the sum of first n odd natural numbers, find the sum of first n odd natural numbers, find the sum of first n odd natural numbers। इस पे स्टार लगा लेंगे हम, डायरेक्ट याद रखेंगे इसको फॉर्मूले की तरह, ये काफी काम आता है हमारे ना, तो इसको एकदम याद रखेंगे अपने। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी हमें ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालना है, और जो ऑड नेचुरल नंबर है उनकी काउंटिंग n है, और हम फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो सम विल कम आउट टू बी n स्क्वायर, सम n, इसको याद रखना है अपने को डायरेक्ट कि भाई n ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालूंगा अगर मैं, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का, तो सम आएगा n स्क्वायर के बराबर में, जितनी उनकी काउंटिंग है उसका स्क्वायर आ जाएगा उनका सम है ना। कैसे भाई, अब हमें सीरीज बनानी पड़ेगी, आपको लगेगा पढ़ा तो आप एपी रहे हो, पता नहीं क्या पूछ रहे हो, तो भाई एपी का सम ही पूछ रहा हूं मैं, वो एपी हमें फॉर्म करनी पड़ेगी, हमें फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर की बात करनी है, तो पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या है 1, दूसरा क्या होगा, उसके बाद इस तरह से हमें n ऑड, ये तो कितने 4 है ना, हम जनरलाइज में निकाल रहे हैं, हम फर्स्ट n का निकाल रहे हैं, फर्स्ट n जिनकी काउंटिंग n है। अब व्हाट इज द nth ऑड नेचुरल नंबर, 2n माइनस 1, वो आ जाएगा 2n माइनस 1। अगर हम लास्ट वाले को नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा हमारा, इसको नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हमें लिखना आना चाहिए कि दिस इज द nth ऑड नेचुरल नंबर, ये nth ऑड, क्योंकि हम जान रहे हैं भाई अगर हम tn की बात कर रहे हैं ना, हम अगर एपी की बात करें चाहे जीपी की बात करें, अगर हम बोल रहे हैं जनरल टर्म है, तो जनरल टर्म का मतलब ये T1 भी बन सकता है, T2 भी बन सकता है, T3 भी बन सकता है, यानी ये Tn में जो n है, ये n क्या है, नेचुरल नंबर है, तभी तो T1 आएगा, तभी T2 आएगा, तभी T3 आएगा, तभी T4 आएगा ना। अगर लास्ट टर्म को नहीं लिखूंगा तो भी कोई बात नहीं, दिस द nth नेचुरल नंबर, ये nth ऑड नेचुरल नंबर है ना, और इसको नहीं लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, मान लो उसको नहीं लिख पाया मैं तो कोई बात नहीं भाई, हमें तो ये एपी बना दी हमने, अब इस ईपी की फर्स्ट
n टर्म का मुझे सम निकालना है तो निकाल सकते हैं इसमें ना। फर्स्ट टर्म हमारे पास है a बराबर 1 आ गया, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, ये 2 आ गया। कितने टर्म का सम निकालना है, n का, n बराबर n आ गया। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू, सिंस Sn इज इक्वल टू n by 2 दैट इज 2a और प्लस n माइनस 1 into d। a की वैल्यू मुझे पता है, d की वैल्यू मेरे पास है, सम निकाल लिया और n स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। और अगर मैं पता होता डायरेक्ट, अगर वो लिख पाते अपन डायरेक्ट, अगर वो लिख पाते तो इतना करने की जरूरत नहीं है ना भाई। ये फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर है और ये nth ऑड नेचुरल नंबर, मुझे यहां से यहां तक का सम निकालना है। क्या ये एपी है? यस, तो मैं समय से भी निकाल सकता था ना। n by 2 नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म, फटाफट यहां से n स्क्वायर आ जाएगा। तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी नहीं। इसको याद रखना है, कभी जरूरत दोबारा जरूरत पड़े तो आप सहयोग कर सकते हैं। जैसे हम भी बोलता हूँ ना, बच्चा भी टीचर को सहयोग कर सकता है, तो वो ऐसे सहयोग कर सकता है। कभी जरूरत पड़े तो भाई हाँ सर हमें पता है, आपने बताया था, और फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर हम जानते हैं ना। जैसे फर्स्ट 3 का निकालना हो तो फर्स्ट 3 का सम कितना आ गया, 3 स्क्वायर, 9 आ जाएगा ना। देखो 9 ही आ रहा है ना। फर्स्ट 4 का निकालना हो तो 4 स्क्वायर आ जाएगा और 16 आ जाएगा ना। डायरेक्ट याद रहना चाहिए इसे अपने को। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं अपन। Find the maximum sum of the series. Find the maximum sum of the series. Find the maximum sum of the series. अभी क्या अपन हटा के अपन हेडिंग डाल के पढ़ रहे हैं। अभी हम पहले एपी पढ़ रहे हैं, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे ना। लेकिन जब एग्जाम देने जाएंगे तो हर तरह की सीरीज पढ़ चुके होंगे, तो वहां नाम लिखा हुआ नहीं आएगा फाइंड द सम ऑफ दिस एपी। वहां तो सीरीज भी ये कोशिश करेंगे, आपको पहचाननी पड़ेगी, नाम नहीं लिखेंगे ना। या तो हम नाम नहीं लिखूं तो भी पता है एपी है, सर पढ़ाई ये फिर रहे, इसलिए एपी का सवाल है। तो यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हमें सब चेक करना पड़ेगा कि जो गिवन सीरीज है वो एपी है या जीपी है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या एजीपी है या मिसलेनस है। सम निकालने के जो भी तरीके अपन सीखेंगे वो सब वहां अप्लाई करने के पड़ेंगे बारी बारी से आपको। फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का मैक्सिमम सम निकालना है अपने को, मैक्सिमम सम ऑफ दिस सीरीज। ओके, आंसर आ जाएगा 420, 420 इज द आंसर। अब मैक्सिमम सम का मतलब ये है कि भाई ये एक डिक्रीजिंग सीरीज है। अगर ये इंक्रीजिंग होती ना तो मैक्सिमम सम निकाल ही नहीं सकते थे हम। सम लगातार बढ़ता रहता है ना। तो हम अलग अलग तरीके हमारे पास हैं। अगेन डेटा अच्छा है, यहाँ पर डेटा अच्छा है तो सोच के निकाल सकते हैं अपन, थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। कई बार डेटा क्या है, इनकन्वीनियंट आता है ना। जैसे ये 2 का मल्टीपल है, लगातार मैं 2 कम कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा, ये कंफर्म है ना। तो वो सोच पा रहे हैं मतलब है ना। कई बार अपन सोचने में दिक्कत आ सकती है। ये नंबर मान लो अजीबो गरीब होता, मैं अजीबो गरीब नंबर माइनस कर रहा होता तो अपन 0 का आइडेंटिफाई नहीं कर पाते फिर ना। तो भी तरीके अपने पास, सब तरीके हैं ना। इसे तरीके को पकड़ना है अपने को, है ना। जितने तरीके मैं बताऊंगा आपको, जो मैं मेथड बताऊंगा उनको दिमाग में रखोगे तो आपका काम आसान रहेगा ना। अब ये 2 का मल्टीपल है, लगातार मैं 2 कम कर रहा हूँ, तो 2 के मल्टीपल में से लगातार 2 कम करते रहे तो क्या कभी 0 आएगा? उसके पहले क्या आएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? तो अगर हम चाहते हैं कि सम मैक्सिमम आए तो मैक्सिमम सम के लिए यहां से लेकर यहां तक का सम निकाल लो, ये सम निकाल लो। अगर ये नहीं निकालना चाहो, यहां तक का सम निकाल लो। चाहे मैं यहां तक का सम निकालूं या यहां तक का सम निकालूं। मोबाइल बज रहा है, देखो आप, मेरा तो नहीं बजाना कभी। और जिस दिन बज जाए ना उस दिन सूली पे चढ़ा देना मुझे, सूली पे। ये मैं आज तक बोल रहा हूँ, इतना रिकॉर्ड है मेरा आज तक है ना। बच्चों से मैं ऐसे ही बोलता हूँ हर साल कि जिस दिन मेरा मोबाइल बज जाए क्लास में, सूली पे चढ़ा देना उस दिन मुझे। मैं तो हमेशा ऐसे बोलता हूँ। आप पूछना वाले किसी बच्चे निकल के गए यहाँ से तो कि केजी सर का मोबाइल क्लास में कितनी बार बजा, तो बताएंगे आपको ना। किसी बच्चों को नहीं जानते आप, तो रेजिडेंस का हो, मुझसे पढ़ा हुआ हो, कभी संपर्क में आया तो पूछना उससे आप कि देखें केजी सर का मोबाइल कितनी बार बजा क्लास में, तो बताएगा फिर वो ना कि यार हम तो यार सामान वामान लेके आते थे सूली पे चढ़ाने के लिए, और वो सामान बेकार गया हमारा तो खरीद के। अब तक तो आप भी खरीदारी करके रखना, हो सकता है आपके काम आ जाए। किस दिन मौका मिल जाए आपको, चढ़ा देना उस दिन, सोचना मत, है ना। मैं तो नहीं चढ़ा सकता आपको, आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, सूली पे चढ़ा दिया मेरे बच्चे को यार आपने। बच्चा ही तो था वो, बच्चा ही था बेचारा का, बच गया मोबाइल, क्या है ना। आपने इतना गुस्सा क्यों किया? बच्चा ही है वो तो, उसका मोबाइल बच गया तो क्या हुआ?
आपके पेरेंट्स यही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे? यही कहेंगे ना, एक बार माफ कर देते हैं आप, एक बार इसको माफ करूंगा, अगली बार उसको माफ करना पड़ेगा, फिर उसको माफ करना पड़ेगा ना। सब बच्चे ही तो छोटे छोटे आप, इसलिए आपको तो माफ करना चाहिए ना। हम तो बड़े हो गए अब, गलती करते लटका दो सूली पे बस, बिल्कुल तैयार, सामान वामान तैयार आके रखना आप, है ना, ऑर्डर वॉर्डर दे के रखना, जिससे मौका मिले एकदम फोन करके बुला लेना, और छोड़ना मत उस दिन मेरे को आप, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। मुक्ति भी मिल जाएगी आपको ना। रोज रोज डांट खाओ, मुक्ति मिल, मैथ्स कम पढ़ाते हैं, डांटते ज्यादा है, मुक्ति भी मिल जाएगी आपको। तो यहां तक का सम निकालें, यहां तक का निकालें। इस बात से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब आपका मोबाइल नहीं बजना चाहिए, इस बात से मैं ये भी कहना चाह रहा हूं आपसे। तो ये हम यहां तक का सम निकालें, यहां तक का निकालें, सम क्या आएगा? बराबर आएगा। हम मैक्सिमम सम यहां तक निकालें, जीरो को तो ऐड करना है बस। तो ये थोड़ा डेटा आसान है, इससे मैंने पता लगा लिया कि सम मैं यहां तक का निकाल लूंगा या यहां तक का निकाल लूंगा। अब यहां तक का सम मान लो मैं निकालूं या यहां तक का निकालूं, एक ही बात है। तो मैं यहां से यहां तक का सम निकाल रहा हूं, वो सम जो भी आएगा वही मैक्सिमम सम है। तो अब क्या करें, यहां से यहां तक का सम निकालने के लिए फर्स्ट सम भी है, लास्ट सम भी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। तो वो भी निकालना आसान है, देखो, क्योंकि हम यूं जा रहे हैं, दो दो कम कर रहे हैं, यूं आएंगे तो क्या होगा, दो दो बढ़ेगा। तो यहाँ दो है, फिर क्या आएगा, चार, फिर आएगा छह। तो ये 2 into 1 है, दिस इज 2 into 1 एंड दिस इज 2 into 20। तो 2 into 1 से 2 into 20, तो टर्म्स कितनी हो गई? तो कुछ नहीं करना नहीं पड़ा, बस ध्यान से देखा और पता लग गया ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 20। तो इन 20 टर्म का सम निकाल लेता हूं। तो रिक्वायर्ड मैक्सिमम सम इज इक्वल टू 20/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एंड दिस इज इक्वल टू 420। दिस इज द मैक्सिमम सम। अब इसमें एक सवाल और पूछ सकते हैं, वो ध्यान से देखें, एक सवाल और पूछ सकते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज मस्ट बी एडेड टू गेट द मैक्सिमम सम? तो आंसर फिर दो आएगा, आंसर 20 भी आएगा और 21 भी आएगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज मस्ट बी एडेड टू गेट द मैक्सिमम सम? तो फिर आंसर 20 भी आएगा और 21 भी आएगा। दो आंसर क्यों आए? क्योंकि जीरो आ रहा है। अगर पॉजिटिव के बाद डायरेक्ट नेगेटिव आता ना, फिर आंसर दो नहीं आते, फिर आंसर एक ही आता। मान लो ये पॉजिटिव के बाद डायरेक्ट नेगेटिव आता, तो फिर आंसर दो नहीं आते, फिर आंसर सिंगल आता। क्लियर हो गया आपको? तो वो ऐसे भी पूछ सकते थे कि हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी एडेड टू गेट द मैक्सिमम सम। तो उसका आंसर दो आ गया, 20 भी आ गया और 21 भी आ गया। अब इसमें क्या है, मान लो डेटा अच्छा नहीं होता तो अपन सोच नहीं पाते, यहाँ तो सोच लिया भाई जीरो आएगा, जीरो के जस्ट पहले तक सम निकाल लो, वही मैक्सिमम सम आएगा। डेटा मान लो इनकन्वीनियंट होता तो हम इस तरह से भी सोच सकते थे कि हम ये पता लगाएंगे कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा, फर्स्ट नेगेटिव कौन सा आएगा, और जो नेगेटिव आएगा ना वहां तक मुझे ऐड नहीं करना, उसके जस्ट पहले तक ऐड करना है ना, उसके मुझे जस्ट पहले तक ऐड करना है। तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, टीएन निकालना है यहाँ से। तो टीएन कितना आएगा, ए प्लस एन माइनस 1। व्हाट इज डी? डी इज इक्वल टू -2। मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, कई बार अगर डेटा इनकन्वीनियंट हो तो ना, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 40 -2n और +2, दैट इज 42 -2n। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, 21 -n। अब n को मैं क्या लूं कि ये पहली बार नेगेटिव आ जाए? n की किस वैल्यू के लिए tn पहली बार नेगेटिव आएगा? व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच tn इज नेगेटिव? 22। तो 22 रखूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, 21 पर क्या आएगा, जीरो। या तो जीरो तक ऐड कर लो, या चाहो तो आप 20 तक ऐड कर लो ना। समझ में आ गया ना आपको? यहां से मिल जाए, मतलब ये सोचना मुश्किल होता, मान लो कि जीरो आएगा नहीं आएगा, या वो आएगा नहीं आएगा 2, फिर अपन ऐसा कर सकते थे कि टीएन हम निकाल लेते और ये पता लगा लेते कि टीएन एन की किस वैल्यू के लिए पहली बार नेगेटिव आएगा। जिस वैल्यू के लिए वो पहली बार नेगेटिव आएगा, मुझे उसके जस्ट पहले तक का सम निकालना है, उसके जस्ट पहले तक का सम निकालना है। क्लियर हो गया? हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो आप, हम और तरीका भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमने क्या करा, इसका सम मान लिया भाई एसएन है, पता नहीं है हमें कितनी टर्म का सम मैक्सिमम है, हमें सम को मैक्सिमाइज करना है ना, तो हमने एसएन निकाल लिया है। सिंस एसएन इज इक्वल टू n/2 into 2a plus n - 1 into d। मैक्सिमम सम निकालना है, तो पता नहीं है हमें कितनी टर्म को ऐड करें कि सम मैक्सिमम आ जाए, ये पता नहीं है अपने को, या तो हिसाब किताब लगा के पता लगा लिया मैंने ना। अब देख रहे हैं, हमने मान लिया भाई n टर्म का जो सम आएगा ना वो मैक्सिमम आएगा, तो मैं n की वैल्यू पहचानूंगा कि n की वैल्यू में क्या रखूं जिससे कि सम मैक्सिमम आ जाए ना। तो हमने क्या करा, n/2 को n/2 लिखा। व्हाट इज 2a? 2a इज 40। व्हाट इज d? -2। ये आ गया n - 1 into 2 आ गया ना। इस 2 को अंदर इंसर्ट कर लो ताकि सिंप्लीफाई कर दो उसको ना, तो ये n की जगह n रहेगा, ये 20 आ जाएगा और ये n - 1 आ जाएगा। व्हाट वी गेट? दिस इज 21 - n।
अब ध्यान से हम देखें कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ना हमारे पास, कैसे लिखा, ये क्वाड्रेटिक माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है, ये क्वाड्रेटिक है माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है, और क्वाड्रेटिक अगर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम, इसलिए मैक्सिमम पूछा गया है ना, इसीलिए मैक्सिमम पूछा गया है। अब मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू आती कहाँ है, वर्टेक्स पर आती है ना, इसका वर्टेक्स कैसे निकालें, डिफरेंशिएट कर दो उसको, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो कितना आ गया, ds बाई डी एन इज इक्वल टू बराबर 0 कर दो, तो -2n और प्लस 21 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, तो n बराबर कितना आ गया, 10 पॉइंट कितना आ गया, n बराबर आ गया हमारे पास 20 से बना है ना वो, अच्छा 80 आएगा वहां पर ना, हाँ तो वहां 80 आ जाएगा, तो ये 80 लिख देते हैं इसको, और 80 लिखने के बाद कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा शायद, 40 से 41 आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 41 हमारे पास, तो उससे यहाँ अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ गया, डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा 2n माइनस 2n प्लस 41 बराबर 0, तो यहां से आ गया n बराबर 20.5, ये आ गया। अब देखो n तो क्या है, बड़ी n तो टर्म के नंबर को डिनोट कर रहा है, ये n वो है जो tn के अंदर है, और अगर n tn के अंदर, तो n तो नेचुरल नंबर है, n तो नेचुरल, भाई वो फंक्शन जो होता है ना वो तो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, लगातार चल रहा होता है, ये कंटिन्यूस नहीं है ना, जैसे आपसे कहा जाए इसका डायग्राम बनाओ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका डायग्राम बनाओ, तो हम बोलते हैं यहाँ x बिलोंग्स टू r है, अगर मैं बोलूं आपसे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो डायग्राम लगातार थोड़ी आएगा, क्योंकि मैं x बराबर 1 के बाद क्या रखूंगा, x बराबर 2 रखूं, पॉइंट आएंगे, मतलब इसमें शेप तो वही आएगी लेकिन पॉइंट आएंगे अलग अलग, एक बार x बराबर 1 रख सकता हूं, एक बार x बराबर 2 रख सकता हूं, एक बार x बराबर 3 रख सकता हूं ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप, तो पॉइंट हम देख रहे हैं भाई ये n तो नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू 20.5 तो नहीं हो सकती, वैसे अगर एक्चुअली बात करें, अगर n को रियल नंबर बोले तो इस 20.5 को रखने पर ही ये मैक्सिमम आएगा, लेकिन ये n नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट कैन नॉट बी 20.5, तब क्या करें, इसके आसपास जो आ रहा है उसको देख लो आप, इसके आसपास क्या है, एक बार बड़ा रख के देख लो, एक बार छोटा रख के देख लो, बड़ा क्या आ रहा है 21 और छोटा क्या आ रहा है, दोनों को रख के देख लो आप, हो सकता है दोनों पर वैल्यू बराबर आ रही हो सकता है किसी एक पर ज्यादा आ रही हो और किसी एक पर कम आ रही हो, दोनों पर वैल्यू बराबर आएगी इसमें ना, आ रही बराबर, यहाँ रख के देख सकते हैं, एक बार 20 रख के देख लेंगे और एक बार 21 रख के देख लेंगे, तो ऐसे भी निकाल सकते, 3 तरीके बताए मैंने आपको निकालने के ना, ऐसे निकाला जा सकता है मैक्सिमम सम। नेक्स्ट सवाल करते हैं, लिखो आप, how many terms of the series 24 plus 20 plus 16 plus and so on, how many terms of the series must be added so that their sum is 72, कितने टर्म्स को ऐड किया जाए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज मस्ट बी एडेड सो दैट देयर सम इज 72, कितने टर्म्स को ऐड करूं कि सम 72 आ जाए, तो सम दे रखा है आपकी 12 में ना, और हमें n निकालना है, कितने टर्म्स को ऐड करूं कि सम 72 आ जाए, 10 को ऐड करूं कि 20 को ऐड करूं कि 40 को ऐड करूं, कितने टर्म्स को ऐड करूं कि सम 72 आ जाए, बहुत छोटे बच्चे हैं हम, अगर पेन चलाना चाहें बार बार भी तो चला सकते हैं अपन ना, सवाल कर भी रखा हो तो दोबारा भी कर सकते हैं अपन चाहें तो, क्योंकि एग्जाम देना आपको है और पेन चलाते रहेंगे तो आदत बनी रहेगी ना। How many terms of this series must be added so that the sum is 72? हो गया? There are two answers, 9 and 13, 9 and 4 and 9, 4 and 9, मल्टीपल आंसर आ रहे हैं इसके ना, मतलब बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में कि 4 टर्म को ऐड करूंगा तो सम 72 आएगा, 9 को ऐड करूंगा तो भी 72 आ रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है तो ना, तो डबल आंसर आ रहा है, उसको वेरीफाई भी कर रहे हैं अपन, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो पहले हमें मान लिया भाई n टर्म्स को ऐड करेंगे हम तो सम 72 आएगा, ये हमने मान लिया ना, लेट Sn is equal to 72,
अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना n है। ये भी बहुत जरूरी चीजें होती है ना, सवाल करने के लिए सब लिखना चाहिए अपने को ना, अपने माइंड में सब रहता है भाई मुझे निकालना है, इसको मैंने एज्यूम कर लिया। अब निकालना क्या है, मुझे n निकालना है। क्या मैं फॉर्मूला जानता हूं उसका? यस। तो सिंस एस एन इज इक्वल टू n by 2 to a, what is 2a? 48 plus n minus 1 into d, what is d? d is minus 4। ऐसा आ गया ना। और इसको सोल्व करना है मुझे और n निकालना है। क्या मुझे एस एन दे रखा है? यस, मैंने एज्यूम कर रखा है कि एस एन 72 है ना। अब इस 2 को अंदर इंसर्ट कर लो, तो 2 को अगर मैं अंदर इंसर्ट करता हूं, व्हाट वी गेट? 24 माइनस 2n प्लस 2। सही बोल रहा हूं क्या मैं? ये ऐसा आ जाएगा ना। चाहो तो फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 का फैक्टर यहां भी है और 2 का फैक्टर वहां भी है ना। तो आ जाएगा n is 12 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 36। तो कितना आ गया? n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 36 बराबर 0। बस फैक्टराइज किया मैंने, n बराबर 4 आ गया और n बराबर, और अनफॉर्चुनेटली दोनों नेचुरल नंबर आ गए। भाई अगर एक नेचुरल नंबर आया होता और एक नेचुरल नंबर नहीं आया होता तो n तो नेचुरल नंबर होगा, तो इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करते और एक को एक्सेप्ट कर लेते ना। लेकिन दोनों ही नेचुरल नंबर आ गए, तो इस केस में क्या है, अपन वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों आंसर सही है, एक ही सही होगा ना। तो फर्स्ट 4 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट 4 टर्म्स तो हमारे पास लिखी हुई है ना भाई, 3 तो मेरे पास लिखी हुई है, और अगर 3 लिखी हुई है तो बाकी मैं लिख सकता हूँ यहां से ना। तो 4th टर्म को लिख सकता हूं मैं, कॉमन डिफरेंस 4 है तो 12 आ गया ना। ये सम कितना आ गया? ये आ गया 40, 40 के बाद ये 60 और ये 72 आ गया ना। अब अगर 72 यहीं तक आ गया तो आगे 72 कैसे आया होगा? इसका मतलब आगे की 5 टर्म का सम 0 आना चाहिए ना, आगे की 5 टर्म का सम 0 आना चाहिए ना। और आगे की 5 टर्म का सम अगर 0 आएगा तो चाहे यहां तक ऐड करो चाहे वहां तक ऐड करो, सम सेम आना चाहिए। ये अपन वेरीफाई कर सकते हैं। तो 4 कम कर दो ये 8 आ जाएगा, फिर 4 कम कर दो, फिर 4 कम कर दो, फिर 4 कम कर दो, ये ऐसा आ गया ना। अब चाहे सम यहां तक निकाला जाए या इसके बाद की नेक्स्ट 5 टर्म आ रही है, इनका सम क्या है? 0 है, तो वहां तक ऐड करो चाहे वहां तक ऐड करो, एक ही बात है। इससे सम इज 4 टर्म का सम भी 72 आएगा और 9 का टर्म का सम भी 72 आएगा। क्लियर हो गया? लिखिए नेक्स्ट सवाल लिखिए। Find the sum of all 3-digit numbers. 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 Which on division by 7, which on division by 7, which on division by 7 leaves remainder 3, which on division by 7 leaves remainder 3. Leaves remainder 3. Find the sum of all 3-digit natural numbers. Find the sum of all 3-digit natural numbers which on division by 7 leaves the remainder 3. यानी हमें 3 डिजिट के वो सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनको मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। मैं उन नंबर्स को लिखूंगा, पता लगाऊंगा सीरीज कौन सी बन रही है और उन सबका सम निकालने की कोशिश करूंगा ना। थोड़ा पेशेंस रखना है, सब आता है आपको, सब आता है। 7 से डिवाइड करना आता है, 3 डिजिट का नेचुरल नंबर क्या होता है ये आपको पता है, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। तो आपको इस तरह के नंबर कलेक्ट करने जो 3 डिजिट के हैं, उनको 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए ना। उस तरह के नंबर आपको लिखने हैं, उनसे सीरीज को आइडेंटिफाई करना है और उन सबका सम निकालना है। तो मैंने कहा ना, फिर बचा है ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको कैसे डांट सकते हैं ना, फिर किसी का मोबाइल बजाया ना। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है जो हम कोशिश तो करते हैं सिखाने की, लेकिन सिखा नहीं सकते आपको। कोशिश तो करते हैं लेकिन सिखा नहीं सकते। तो जब तक खुद से नहीं आएगा ना कि यार मेरा टीचर ऐसा बोल रहा है अपने बारे में, मुझे तो कम से कम टीचर की बात माननी चाहिए ना। जब टीचर कह रहा है मेरा मोबाइल नहीं बजेगा तो फिर मेरा भी नहीं बजना चाहिए, इसका मतलब ये ना, क्योंकि वो मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मुझे उनकी बात माननी चाहिए। ये स्पिरिट होनी चाहिए बच्चे के अंदर। नंबर 3 डिजिट के हैं, वो नेचुरल नंबर है, उनको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आना चाहिए ना। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए, उनका सम निकालना है अपने को। अब सबसे पहला नंबर बता दो 3 डिजिट का होता है 100।
सबसे पहला नंबर 100 जो 3 डिजिट का है ना, क्या देखते हैं अपन। सवाल कैसे करना है देखो आप। 100 सबसे बड़ा नंबर बताओ 3 डिजिट का, 999। ये 3 डिजिट के नंबर स्मॉलेस्ट से वो लार्जेस्ट है, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए जिसको 3 से डिवाइड करूं रिमाइंडर क्या आ जाए, 3 आ जाए। अब इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। एक बढ़ा दो इसके अंदर, तो पहला नंबर कौन सा हो गया, पहला नंबर हो गया 101। अब दूसरा कैसे निकालूंगा, 7 जोड़ दो उसके अंदर, 7 को ऐड कर दो, फिर आ जाएगा 115। अब मुझे लास्ट वाला नंबर चाहिए, लास्ट वाला नंबर। तो ये सबसे बड़ा नंबर ये जो 3 डिजिट का है, इसको 7 से डिवाइड करो, व्हाट इज द रिमाइंडर, 7 से डिवाइड करो, व्हाट इज द रिमाइंडर, 5। हमें कितना चाहिए, तो क्या करें, 2 कम कर दें, 2 कम कर दें, तो 997 997। तो ये वो सारे आसान है ना। हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिखा, लार्जेस्ट लिखा, हमें वो चाहिए था इसको 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। इसको 7 से डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर 2 आ रहा है, हमें 3 चाहिए था तो इसमें 1 जोड़ दिया हमने, तो पहला नंबर ये मिल गया। अब एक नंबर मिलने के बाद कोई दिक्कत नहीं, 7 जोड़ दो, फिर 7 जोड़ दो। सबसे बड़ा नंबर ये था, इसको 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5 आ रहा था, हमें कितना चाहिए 3, तो 2 कम कर दो, तो 2 कम करते ही आ गया ना। अब ये नंबर हमारे पास है, इन्हीं का सम निकालना है, यहां से शुरू करके यहां तक का सम निकालना है। तो क्या ये एपी बन रही है, क्या फर्स्ट सम पता है, क्या कॉमन डिफरेंस पता है, क्या लास्ट सम पता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। अब निकाल लेंगे, मान लिया भाई टी एन है, ये मान लिया हमने टी एन है, सिंस टी एन इज इक्वल टू लेट टी एन इज इक्वल टू 997। और क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे ये तो पता है हमारे पास, ये 997 आ गया, ए कितना है 101 है, एन मुझे कैलकुलेट करना है, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस 7। पर इसको इंटरचेंज कर लो, ये मैंने इंटरचेंज कर लिया यहाँ, और ये निकाल लिया यहाँ से ना, फिर इसको 7 से डिवाइड कर दो और 1 जोड़ दो। ये समझ में आ गया सबको, भाई मैंने ये इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करके माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस कर लिया, फिर ये n माइनस 1 इंटू 7 आएगा, तो 7 से डिवाइड कर दिया इसको, और वो एक चेंज कर दिया। ये क्लियर नहीं हुआ, एक एक लाइन लिख सकते हैं ना, मैंने एक एक लाइन लिख दी वो सारी है ना। ये कितना आ रहा है 129, नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ है, n इज 129, ये आ गया 129, ये आ गए नंबर ऑफ टर्म्स। बस यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं काउंटिंग में, 129, इनका सम निकालना है मुझे ना। जब रिक्वायर्ड सम इज required sum as required is equal number of terms upon 2, first term 101, last term 997। और अगर मैं कैलकुलेट करूंगा we get 70821, this will be the required answer। ये आंसर आ जाएगा 70821। कर लेंगे तो कैलकुलेट तो कर सकते हैं अपन। ऐसे नेक्स्ट सवाल लिखे हैं, the sum of n terms, the sum of first n terms, the sum of first n terms of 2 APs, the sum of first n terms of 2 APs, the sum of first n terms of 2 APs, the sum of n terms of 2 APs are in the ratio of 7n plus 1 upon 4n plus 27. The sum of first n terms of 2 APs are in the ratio of 7n plus 1 upon 4n plus 27. Then find the ratio of their 11 terms. Then find the ratio of their 11th terms. Then find the ratio of their 11th terms. Then find the ratio of their 11 terms. सवाल को समझे है ना, दो अलग अलग एपी हमारे पास है, ऑब्वियस सी बात है अलग अलग ही होंगी, क्योंकि अगर दोनों एपी सेम होती तो उनकी फर्स्ट एन टर्म का सम सेम आता, तो रेशियो क्या आ जाता, 1 आ जाता हमारे पास है ना। इससे दो अलग अलग एपीज हमारे पास हैं, उनकी फर्स्ट एन टर्म का सम निकाला, उनका रेशियो निकाला, वो हमें दे रखा है, और इसका इस्तेमाल करके वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म्स, उसका रेशियो निकालना है अपने को। तो मान लें कि जिस एपी की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग एपी हमारे पास हैं, उसका फर्स्ट टर्म होगा, कुछ कॉमन डिफरेंस होगा ना। तो सवाल को फॉर्म कर सकते हैं अपन कि फर्स्ट एपी मान लिया हमने, ऐसा कुछ है ना, ये कुछ सेकंड एपी हो सकता है हमारे पास, फर्स्ट एपी सेकंड एपी, इनकी फर्स्ट एन टर्म का सम निकालूंगा, उसका रेशियो मुझे दे रखा है,
और मुझे उनकी 11th टर्म्स का रेशो निकालना है। तो कुछ दे रखा है और कुछ निकालना है। तो जो दे रखा है उसको अपने सामने लिख लो, जो निकालना है उसको भी अपने सामने लिख लो। फिर दोनों को ध्यान से देखो, भाई ये तो मुझे दे रखा है और ये मुझे निकालना है। तो जो दे रखा है उसमें ऐसा क्या करूं मैं कि उससे वो निकल जाए जो मुझे निकालना है। इस तरह के सवाल थे मेरे हिसाब से एनसीईआरटी वगैरह में ना, इस तरह के सवाल भी होते हैं एनसीईआरटी में। अपना अपना निकालो, डिस्कस क्यों करते हो? अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखो, मैंने सही निकाला है। भाई जरूरत ही नहीं है किसी की, पर आदत पड़ जाएगी एग्जाम में, एग्जाम में भी पूछोगे फिर वो बाहर निकाल देगा आपको एग्जाम से। वो तो आदत पड़ जाती है, फिर वहां भी पूछते हैं, आदत थोड़ी रुकती है फिर। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर भी, मैंने सही निकाला है, मैं जो सोच सकता हूँ सब सोच लिया मैंने ना। आंसर आएगा 4/3। आंसर इज 4/3। दिस इज द आंसर। ये आंसर आएगा। तो सवाल को फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है ना। हमें क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसको पहले लिखना पड़ेगा, और जो निकालना है उसको भी लिख लूंगा, दोनों सामने आ जाएंगे। फिर मैं बड़ी आसानी से सोच लूंगा भाई कैसे निकालूंगा ना। तो फर्स्ट एपी मैंने मान लिया भाई, इस एपी का फर्स्ट टर्म A1 है। लेट A1 बी द फर्स्ट टर्म एंड D1 बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। ऐसा मान लिया हमने। दो अलग अलग एपी हैं, उसका कुछ फर्स्ट टर्म होगा, कुछ कॉमन डिफरेंस होगा ना, है ना। ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में चाहे तो, थ्योरेटिकल लैंग्वेज। लेट A1 बी द फर्स्ट टर्म एंड D1 बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी। फिर मान लिया भाई A2 बी द फर्स्ट टर्म एंड D2 बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकंड एपी। ये हमने ऐसे एज्यूम कर लिया ताकि सम निकाल पाएंगे अपन हम। अब इसकी फर्स्ट एंड टर्म का सम निकाल लिया हमने, कितना आएगा n/2, 2A1 प्लस n-1 इंटू D1। ये इस एपी की फर्स्ट एपी की फर्स्ट एंड टर्म का सम निकाल लिया। ऐसे सेकंड एपी भी हमारे पास है, उसकी फर्स्ट एंड टर्म का सम निकाल लो ना। वो आ जाएगा 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 आ जाएगा ना। ये ऐसा निकाल लिया हमने। अब ये हमें गिवन है, एंड दैट इज 7n प्लस 1/4n+27। ये हमें दिया हुआ है, तो ये चीज तो दी हुई है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो। अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर मैं लग रहा है भाई सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर लो ना। जैसे लग रहा है भाई इसको इससे काट दूंगा मैं, तो इसको काट दो यहाँ से ना। और काटने पर कितना आ गया, दिस इज 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 बराबर ये कितना आ गया, 7n प्लस 1/4n+27। ये तो कुछ नहीं किया हमने, बस हमें दे रखा था उसको लिख लिया हमने। मान लिया ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब करना क्या है वो देखते हैं ना। वो जो एपीज हैं उनकी जो 11 टर्म्स हैं उनका रेशो चाहिए, 11 टर्म्स का रेशो। तो जो फर्स्ट एपी है उसका 11 टर्म क्या होगा, फर्स्ट एपी का 11 टर्म क्या होगा बताओ। फर्स्ट एपी का अगर मैं 11 नंबर का टर्म निकालूं तो आएगा A1 प्लस 10 D1। सेकेंड एपी का बोलो A2 प्लस 10 D2। ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये निकालना है मैंने। अब इसको निकालने के लिए ध्यान से देखें, ये तो मुझे गिवन है, जो गिवन है वो मेरे सामने लिखा हुआ है, जो निकालना है वो मेरे सामने लिखा हुआ है। सामने लिखा हुआ होगा तो मैं सोच पाऊंगा शायद। अब ये तो मुझे दिया हुआ है, ये मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूं, इसका यूज करता हूं इसको निकालने के लिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ A1 है, यहां पर क्या है 2A1, यहां पर A2 है, यहां पर क्या है 2A2 है। तो हम क्या करें, इसको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करें, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दें। ये जो गिवन है इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, इसको मैंने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया 2 से, इसको डिवाइड करके मैंने ऐसे लिख दिया ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A1 प्लस n-1/2 इंटू D1
नीचे भी डिवाइड कर दिया मैंने, A2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D2 इज इक्वल टू 4n प्लस 1 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ये मैंने ऐसे लिख लिया ना, क्लियर। तो हमने A1 की जगह, ये हमें चाहिए था, मैंने इस रेशो को ऐसे लिख लिया, A1 की जगह मैंने A1 क्रिएट कर लिया, D1 की जगह D1 है, A2 की जगह A2 है, D2 की जगह D2। अब अगर चाहता हूं ये निकालना, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी बननी चाहिए 10, पर इसको 10 के बराबर इक्वेट कर दो। तो फॉर द रिक्वायर्ड रेशो n माइनस 1 अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 21। यानी अगर हम चाहते हैं कि ये निकल जाए, तो ये जो रेशो हमारे पास है, इसमें n की जगह क्या रख दें 21 रख। आसान है मेरे हिसाब से, समझ में आ रहा है ना। इसलिए जो दे रखा है उसको लिख लो, जो निकालना है उसको भी लिख लो, ताकि मैं सोच पाऊंगा। अब मैं लिखूंगा ही नहीं, सामने लिखा हुआ नहीं होगा, तो दिक्कत आएगी मुझे पहचानने में। और टर्म बाय टर्म कंपेयर करते गए। अब हम अगर n बराबर 21 यहां रख देंगे, तो ये 10 ही तो बनेगा, क्योंकि इसको 10 के बराबर जब इक्वेट किया है तब n बराबर 21 आया है। यानी n की जगह अगर मैं 21 रखूंगा, तो ये वैल्यू 10 के बराबर आएगी ना। समझ में आ गया। तो इसको पुट कर दिया हमने, पुट दिस, इसको मान लो 2 मान लो, कुछ है ना, पुट n बराबर 21 इन इक्वेशन नंबर 2, n की जगह 21 रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो कितना आ गया A1 प्लस, क्या आ गया 10 D1, ये आ गया A2 प्लस 10 D2। और जब n बराबर 21 लिखा मैंने, तो ऊपर आएगा मेरे हिसाब से 148 और नीचे आ जाएगा 111, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा ना। रख सकते हैं तुम। अब हमें ये दिखाना है भी ये रेशो है ना, तो हो सकता है मैंने पहले भी बताया आपको, वरना इसको याद रखो आप। अगर नंबर 3 डिजिट का है, अगर नंबर 3 डिजिट का है और उसके तीनों डिजिट आइडेंटिकल हैं, तो इस तरह के ये सारे नंबर 37 से डिवाइड होते हैं। अगर नंबर 3 डिजिट का हो और उसके तीनों डिजिट आइडेंटिकल हो, तो वो नंबर या तो ये हो सकता है, यहां से यहां तक हो सकता है। तो जितने भी ये 9 नंबर हैं, ये सब 37 से डिवाइड होते हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी जानकारी है, इसको याद रखना चाहिए अपने को। इस बात को मैं बता रहा हूं आपको ना, दीज ऑल आर डिविजिबल बाय 37, ये सब 37 से डिवाइड हो जाते हैं। तो जिसे वो 111 दिखा ना, एकदम स्ट्राइक करा, 37 से डिवाइड होगा है, तो ऊपर वाले को भी डिवाइड करके देख लो आप, ऊपर वाले को भी डिवाइड करके देख लो, तो ये कट जाता है ना, एंड दिस इज 4/3। जितने भी नंबर हैं, अगर नंबर 3 डिजिट का हो, उसके तीनों डिजिट आइडेंटिकल हो, तो ये सारे नंबर 37 से डिवाइड हो जाते हैं। तो जिसे वो दिखा एकदम स्ट्राइक करा और उसको सिंप्लीफाई कर लिया, 4/3 निकाल लिया। क्लियर हो गया ना, ऐसे उसको निकाल सकते हैं ना। देखिए नेक्स्ट, नोट में लिखें, नोट के अंदर ये हमारे काम आता है काफी ना, ऐसे नोट में लिखें, ऐसा लगा के लिख लें। If Sn represents the sum of first n terms, if Sn represents the sum of first n terms of a series, अपन AP नहीं बोल रहे हैं ना, जो अपन लिखने जा रहे हैं वो सबके लिए वैलिड है। उस सीरीज को हम जानते हो या नहीं जानते हो, उसके लिए भी वैलिड है वो ना। जनरलाइज रिजल्ट लिख रहे हैं, एक जनरल वे में एक रिजल्ट लिख रहे हैं अपन ना। If Sn represents the sum of first n terms of a series, then and लिखें and Tn represents its nth term, and Tn represents its nth term, and Tn represents its nth term। यानी एक सीरीज की बात कर रहे हैं, उसकी फर्स्ट n टर्म को ऐड करूंगा तो क्या आएगा Sn, और Tn क्या है, उसका जनरल टर्म है, मतलब nth टर्म है ना। देन के बाद लिखे नेक्स्ट टाइम से Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। ये किसी भी सीरीज के लिए वैलिड है ना, हम नहीं बोल रहे कि एपी के लिए वैलिड है, ये किसी भी सीरीज के लिए वैलिड है ना, ये किसी भी सीरीज के लिए वैलिड है ना, चाहे उस सीरीज का हम नाम जानते हो या नहीं जानते हो ना। यानी क्या मतलब है इसका, कि अगर किसी सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है, उसमें से हम फर्स्ट n माइनस 1 टर्म का सम माइनस कर देंगे। जैसे Sn का मतलब मैं बोल रहा हूं ना आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S1, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो S10 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। S100 का मतलब क्या होगा, और Sn माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म। तो उसकी फर्स्ट n टर्म्स में से अगर मैं फर्स्ट n माइनस 1 टर्म का सम माइनस कर दूंगा, तो Tn आ जाएगा ना। ये किसी भी सीरीज के लिए वैलिड है,
भले अपन एपी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं के लिए एपी के लिए, ये जीएपी जीपी किसी भी सीरीज के लिए वैलिड है ना। कैसे आया देखो आप, ये हम निकाल के आ रहे हैं, हमें क्या दिया हुआ है कि कोई सीरीज हमारे पास है, हमें उसका नाम पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं है ना, हमें उसका नाम पता नहीं है ना, उसकी फर्स्ट एन टर्म्स को अपन ऐड कर रहे हैं, ये उसकी फर्स्ट एन टर्म्स हो गई ना, यहां तक सम निकालना चाह रहा हूं मैं। अब मैं इस सम को क्या बोलूंगा, S2, इसको बोलूंगा S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, इसको क्या बोलूंगा S3, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, रख दो SN माइनस वन, क्या आ गया SN इज इक्वल टू SN माइनस वन एन प्लस TN। क्या ऑलवेज ट्रू है, उसके लिए जरूरी नहीं है सीरीज कौन सी, इसकी जानकारी की आवश्यकता ही नहीं है अपने को ना, ये ऑलवेज ट्रू होगा ना, सही लिखा है मैंने, पर इसको इंटरचेंज कर लो यहां से ना, और इंटरचेंज करके निकाल लो ना। अच्छा बताओ कब यूज कर सकते हैं इसका हम, जब हमें कोई सीरीज दे रखी हो और उस सीरीज की फर्स्ट एन टर्म्स का सम दे रखा हो और हमें जनरल टर्म निकालना हो उसका, तो इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। ये तो दे रखा होगा हमें, और इस SN का यूज करके हम उसका nth टर्म निकाल सकते हैं। किसी भी सीरीज हमारे पास हो, उसकी फर्स्ट n टर्म का सम पता हो, तो उस सीरीज का जनरल टर्म निकाला जा सकता है, यानी TN निकाला जा सकता है। क्योंकि SN में हम क्या कर रखेंगे, SN में n की जगह क्या रख देंगे, n-1, उससे ये निकल जाएगा ना, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, वही आ जाए। सवाल लिखेंगे ना, ऐसा नहीं कि एपी के लिए वैलिड है, ये किसी भी सीरीज के लिए वैलिड है ना, ऐसे स्टार लगा सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है शायद है ना, ये सब दिमाग में रखना है, किसी भी सीरीज के लिए वैलिड है हमारे पास। लिखें एक सवाल, if the sum of first n terms of a series, if the sum of first n terms of a series is SN is equal to 2n square plus 3n, if the sum of first n terms of a series is SN is equal to 2n square plus 3n, then find its T50, then find its, it जो यूज किया है मैंने वर्ड उस सीरीज के लिए यूज किया है ना, then find its T50। जिस सीरीज के फर्स्ट एन टर्म का सम ये है, मुझे उस सीरीज की 50th नंबर का टर्म निकालना है ना, 50th नंबर का टर्म। सीरीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है आपके पास ना, उसके टर्म्स आपके पास हैं, और ना वो सीरीज आपको दे रखी है ना, नए बोल रखा है कि वो सीरीज किस तरह की है ना, और एक सीरीज है उसकी फर्स्ट एन टर्म का सम आपको दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड इट्स 50th टर्म, 50वें नंबर का टर्म आपको निकालना है। तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना, हम जानते हैं TN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। अब अगर ये SN है और मुझे S10 निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, S10 निकालना हो n की जगह 10 रख दूंगा ना, S5 निकालना हो तो n की जगह 5 रख दो, और अगर मुझे ये निकालना हो तो वहां n की जगह n-1 रख दो। क्लियर। तो हम चाहें तो पहले ये TN को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, TN जब आ जाएगा तो उसमें n बराबर 50 रख देंगे अपन। तो ये SN तो हमारे पास ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 3n, माइनस साइन अगर लगा तो ब्रैकेट लगाना चाहिए ना। अब n की जगह क्या रख दें, इसमें n-1, ये n की जगह हमने इसमें n-1 रख दिया, ये हमने n-1 रख दिया। अब ऐसा नहीं कि इसको पूरा खोलेंगे फिर इसमें से माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे अपन, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूंगा और वी गेट n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। फिर यहां से ध्यान से देखूंगा मैं, यहां से 3 कॉमन ले लूंगा और n-1 आ जाएगा। ये कितना है, ये कितना आएगा, या तो a प्लस बी a-b लगा दो, या n स्क्वायर से n स्क्वायर को काट दो। व्हाट इज a माइनस b, 1। अरे यार फॉर्मूला लगा रहे हैं ना अपन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा रहे हैं ना। देखो आप, ये इसको मैं a बोल रहा हूं, इसको मैं a बोल रहा हूं, इसको मैं b बोल रहा हूं। नाउ व्हाट इज a माइनस b, 1। तो व्हाट इज a प्लस b, ये आ गया 2 इंटू 2n-1 आ गया ना। वो कितना आ गया, वो आ गया 3। तो दिस इज 4n प्लस 1, ये उस सीरीज का जनरल टर्म आ गया है ना। अब मुझे 50th टर्म निकालना हो, 10th निकालना हो, 11th निकालना हो, 13 सब निकाल सकता हूं मैंने। जिस सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स को ऐड करने पर ये आया था, ये उस सीरीज की का जनरल टर्म आ गया है ना। हमें क्या निकालना है, 50th टर्म। तो ये समझ में आ गया,
हमें यहाँ n बराबर 50 रख दो बस। therefore T50 is equal to, therefore T50 is equal to 201, this T50 is equal to 201। 11th नंबर का टर्म निकालना होता तो n बराबर 11 रख देता मैं, 15 निकालना होता 15 रख देता। अब जरूरी है इतना सिंप्लीफाई किया जाए ना, अपन यहाँ से भी निकाल सकते थे, वो तो मैंने इससे निकाला है, इसे सिंप्लीफाई करना भी आना चाहिए अपने को ना, इससे निकाला। हो सकता है वो 4 पूछते, T50 भी निकालो, T11 भी निकालो, T7 भी निकालो, T5 भी निकालो, सब यहाँ से निकल जाएंगे, बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं, वरना यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसको देखो हमने निकालना है T50, तो T50 इज इक्वल टू S50 माइनस S49 माइनस S49। आगे समझ में? यहाँ n बराबर 50 रख दिया मैंने। अब ये कैसे निकालें? ये निकालने के लिए n बराबर 50 रख दो, और ये निकालने के लिए n बराबर 49 रख दो, और वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कंसेप्ट लगा दो। ऐसा नहीं कि 50 का स्क्वायर निकालूंगा मैं या 49 का स्क्वायर निकालूंगा, वो कॉमन ले लूंगा और कॉमन लेके निकाल। आ रहा है मेरी बात समझ? ऐसे भी निकाल सकते थे मतलब, या फिर सिंप्लीफाई कर लिया, बाद में वैल्यू रख दिया ना। अपन कई बार देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और भी तरीके निकालने के, ऐसे भी। ये क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, समझ में आ गया ना? एक तरीका हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमें क्या दे रखा है? एक सीरीज दी हुई है ना, उस सीरीज का नाम पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है सीरीज के बारे में, बस ये दे रखा है वो जो सीरीज है उसकी फर्स्ट एन टर्म्स को मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, एंड वी हैव टू फाइंड T50। तो कई बार ये हिट एंड ट्रायल वाला प्रोसेस है, कई बार अपन इसको भी फॉलो कर सकते हैं। हम सीरीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, क्या उस सीरीज के बारे में कोई जानकारी में पता लगा सकता हूँ क्या? तो मैंने क्या करा, इसमें n बराबर 1 रख दिया, तो ये S1 आ गया ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S1? फर्स्ट टर्म, भाई सम ऑफ वन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, तो जो भी ये सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गया। अब मैं n बराबर 2 रख देता हूं, तो ये क्या आएगा? S2। n बराबर 2 से कितना आया? 4, 4 से बन गया 8, और 8 से बन गया 6, 14। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S2? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो ये T1 प्लस T2 आ गया इसका मतलब ना। अब T1 तो मुझे पता है, व्हाट इज T2? therefore T2 इज इक्वल टू 9। अब किसी भी सीरीज की अगर 2 टर्म पता हो ना मुझे, तो मैं उस सीरीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। हमसे कहा जाए भाई ये सीरीज है, हमसे कहा जाए भाई ये एक सीरीज है, इसका 4 टर्म निकालो, सिर्फ सीरीज बोल रखा है हमसे, तो किसी सीरीज की अगर 2 टर्म मुझे पता हो तो उससे सीरीज को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता ना। हो सकता है मैं ऐसे सोच रहे हूं भाई 2 में 2 को ऐड किया हो तब सेकंड टर्म आया हो, तो बिल्कुल अगर मैं ऐसे सोचूंगा तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 6 आ जाएगा। या मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया भाई मैंने, तब 4 आया है ना, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? तो इसलिए अब हम फर्स्ट 2 टर्म से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो सीरीज कैसी है ना। या तो नाम दिया होगा भाई एपी है तो थर्ड टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है फिर ना, या जीपी है तो थर्ड टर्म निकालने की जरूरत नहीं है ना। हमें यहाँ ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है ना, हम एक टर्म और निकालेंगे। अब n बराबर 3 रख दो ना, तो आ गया S3। 3 से आया 9, 9 से 18, और 9 प्लस 27, और ये क्या लिखा हुआ है? T1 प्लस T2 प्लस T3। अब क्या T1 प्लस T2 हमारे पास है? यस 14। तो व्हाट इज T3? T3 इज इक्वल टू व्हाट इज T3? 13 आ गया भाई, ये 14 है ना, 14 रख दिया हमने यहाँ, उसको इंटरचेंज कर लिया, therefore T3 इज इक्वल टू 13। तो क्या सीरीज मालूम पड़ गई हमें? फर्स्ट टर्म क्या था उसका? फर्स्ट टर्म 5 था, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो क्या एपी है? यस। यानी जब भी एपी की फर्स्ट एन टर्म होंगी तो उनका सम हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा हुआ आता है ना। अगर एपी की फर्स्ट एन टर्म का सम निकालूंगा तो हमेशा वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ आएगा, हमेशा इस फॉर्मेट में। हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना, और आइडेंटिफाई पता लगा सकते हैं फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? therefore the common difference is equal to 4। अब यहां से भी निकाल सकते थे हमने, मालूम पड़ गया एपी है, therefore T50 is equal to A प्लस 49D। तो A बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। 49 तो 49 ही। व्हाट इज D? D बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। यहां से निकाल लो कितना आ जाएगा। दिस इज 40, कितना था? 40 20 बना जाएगा, 20 बना जाएगा, 20 बना जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे भी निकाल सकते हैं टेंटाइज। अब ये याद रखने वाली बात है कि जब भी सम कभी ऐसे दिखेगा ना, अगर अपने को भाई हमसे कहा जाएगा कोई एपी सीरीज है, उसकी फर्स्ट एन टर्म का सम ऐसा लिखा हुआ है, तो वो हमारे माइंड में आना चाहिए। इतना करने का फायदा यही है, वो हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कैसे भाई? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन की फॉर्मेट में लिखा आना चाहिए। लिख लो यहाँ पर, ऐसे नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी ऐसे लिखो, if the sum of first n terms of an AP, if the sum of first n terms of an AP be, ऐसे लिखो AP नहीं, if the sum of first n terms of a sequence, if the sum of first n terms of a sequence
if the sum of first n terms of a sequence be Sn is equal to an square plus bn, if the sum of first n terms of a sequence be an square plus bn, then it will be an AP. मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या लिखा रहा हूं? वो ऑब्जर्वेशन लिखा रहा हूं मेरा आपको ना, ताकि अपन एकदम स्ट्राइक करें देखने के बाद है ना. The sum of first n terms of a sequence be Sn is equal to an square plus bn, then it will be an AP, and its common difference will be equal to 2a, and its common difference will be equal to 2a, and its common difference will be equal to 2a. जो कॉमन डिफरेंस आता है वो 2a के बराबर आ जाता है ना. जब भी सम ऐसा आएगा तो वो AP होगी, और उस AP का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका डबल आएगा, वो n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल. ऐसा नहीं कि रटने के लिए बोल रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं, समझाने के बाद लिखवा रहे हैं ताकि दिमाग में रह जाए, एकदम स्ट्राइक कर सकते हैं, वरना हर चीज को निकाल के भी बता रहे हैं. अब इसको प्रूव कर सकते हैं अपन. भाई अगर ये किसी सीरीज का फर्स्ट एन टर्म का सम है तो हम कैसे कह सकते हैं भाई AP? आप निकाल के देख सकते हैं. भाई कैसे कह दिया आपने कि कॉमन डिफरेंस आएगा, उसको निकाल के देख लो आप चाहो. भाई n को 1 रख दो, n को 1 रखने पर क्या आ गया? T1 आ गया, तो आ गया a प्लस बी. n को 2 रख दिया हमने तो वो कितना आ गया? T1 प्लस T2 आ गया. और 2 रखने पर कितना आएगा? 4n प्लस 2p आ जाएगा ना. लेकिन हमें ये पता है ना, therefore what is T2? T2 is equal to 3a प्लस b आ जाएगा ना. सही बोल रहा हूँ? ये T2 आ गया, वो T1 को रख दिया मैंने और T2 निकाल लिया. एक बार n बराबर 3 रख दो चाहो तो, और n बराबर 3 रखूंगा तो T1 प्लस T2 प्लस T3 आ जाएगा, एंड दैट इज 9n n प्लस 3b. और व्हाट इज T1 प्लस T2? दैट इज 4n प्लस 2b. नहीं, ये गलत लिखा है ना मैंने, क्या लिखा है? दिस इज 4a आएगा शायद ना, 4a प्लस 2b, तो आ जाएगा 3a प्लस b. क्या? हाँ, नीचे भी गलत लिख दिया मैंने, तो आ जाएगा 9a प्लस 3b. अब 4a प्लस 2b को रख दो तो व्हाट इज T3? therefore T3 is equal to 5a n प्लस b. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये आ गया. फर्स्ट टर्म T1 हमारे पास कितना था? a प्लस b. और अगर फर्स्ट टर्म किसी सीरीज का ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, तो क्या ये AP है? ये व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 2a इज द कॉमन डिफरेंस. तो जब भी सम ऐसा लिखा हुआ आएगा वो AP होगी, और उस AP का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका डबल आ जाएगा. ठीक है, याद रहेगा मेरे हिसाब से आपको ये बात है ना. वो जो फॉर्मूला था Sn बराबर Tn बराबर Sn माइनस 1, वो ऑलवेज वैलिड है, किसी भी सीरीज हो उसके लिए वैलिड होता है ना. लिखे एक सवाल और लिखे ना. If the sum of first n terms of an AP, if the sum of first n terms of an AP, if the sum of first n terms of an AP, मतलब मेंशन कर रहा हूं कि AP का ही सम है ना, मेंशन कर रखा है यहां तो. If the sum of first n terms of an AP be Sn is equal to 1 plus Tn into n plus 2, then find its T2, then find its T2. तो उस AP का हमें सेकंड टर्म निकालना है. एक AP है, मेंशन किया हुआ है कि AP है, हम AP की बात कर रहे हैं. उस AP की फर्स्ट n टर्म का सम हमें दिया हुआ है Sn बराबर 1 प्लस Tn इंटू n प्लस 2. Tn का मतलब क्या होगा यहाँ? उस AP की nth टर्म हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना, कि Tn उस AP का nth टर्म है, ऑब्वियस सी बात, क्योंकि AP की बात कर रहे हैं अपन. ये AP की फर्स्ट n टर्म का सम अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा, ये आपको दे रखा है, और ये दे रखा है, तो इस समय T2 निकालना है. उस AP का मुझे सेकंड टर्म निकालना है, उस AP का हमें सेकंड टर्म हमें कैलकुलेट करना है. एक AP है, उसके फर्स्ट n टर्म को ऐड करूंगा तो जो सम आएगा वो मुझे दे रखा है, और वी हैव टू फाइंड द सेकंड टर्म ऑफ दिस AP. उस AP का सेकंड टर्म हमें निकालना है ना.
हो गया? तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं ना, एंड आंसर विल कम आउट टू बी, आंसर इज कम आउट टू बी -11/6, -11/6। देखो ऐसे निकाल सकते हैं मैंने अलग अलग तरीके, एक तो हिडन टाइल वाला तरीका बताया, बताइए भाई एपी की बात कर रहे हैं यहाँ ना, तो एक तो मैंने एन बराबर, हमें क्या निकालना है, T2 निकालना है ना, तो मैंने एन बराबर 1 रख दिया इसमें, एक तो हिडन ट्रायल हो गया एन बराबर 1, तो क्या बन जाएगा, S1 इजिकल टू 1 + T1, और एन को 1 रखा तो 3 आ गया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S1? S1 का T1 है ना, ये T1 हो गया ना, देयरफॉर T1 इजिकल टू क्या आ गया, 3 + 3T1, तो यहां से T1 की वैल्यू निकाल ली मैंने, देयरफॉर T1 इजिकल टू -3/2, ये T1 की वैल्यू, यानी उस एपी का फर्स्ट टर्म तो आ गया हमारे पास। अब क्या निकालना है हमें, एन बराबर 2 रख दो उसमें, अब इसमें एन बराबर 2 रख दो, पुट कर दिया मैंने इसमें एन बराबर 2, तो उससे क्या आ गया, S2 इजिकल टू, एन को 2 रख रहा हूं तो ये 1 + T2 आ जाएगा, व्हाट इज 2 + 2, 4 आ जाएगा ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S2, T1 + T2, ये आ गया 4 + 4T2, अब यहां से मैं T2 निकाल सकता हूं, therefore 3T2 इजिकल टू T1 - 4, व्हाट इज T1, -3/2 -4, बस यहां से निकाल सकता हूं, therefore T2 इजिकल टू -11/6। ये एक तरीका ये हो गया जो मैंने यूज करके बताया था अभी आपको, है ना। अब इसमें हम ऐसे भी निकाल सकते हैं चाहे तो, सिंस एपी को मेंशन कर रखा है तो हम एपी का भी यूज कर, इसमें मैंने एपी का कोई यूज नहीं किया, बस मैंने हिट एंड टाइल लगाया, एन बराबर 1 रख दिया, एन बराबर 2 रख दिया ना, एपी का कोई यूज नहीं, हम चाहे तो एपी का यूज कर सकते हैं ना, उसका एडवांटेज ले सकते हैं भाई, एक एपी है उसकी फर्स्ट एन टर्म को मैं ऐड करूंगा तो सम इसके बराबर आएगा, तो एक तो सम मुझे दे रखा है, एक सम मैं खुद कैलकुलेट कर लेता हूँ और दोनों को क्या कर दूं, बराबर कर दूंगा ना। तो हमने मान लिया भाई जो भी एपी हमारे पास है, जो भी एपी हमारे पास है उसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालने के बारे में सोचते हैं हम, तो एपी की जो फर्स्ट एन टर्म है उसका सम मैंने अपनी मर्जी से निकाल लिया, और क्या आ गया वो n/2 इंटू T1 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्योंकि मैं SN निकाल रहा हूं ना, क्योंकि मैं SN निकाल रहा हूं तो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट कर रहा हूं, इज इक्वल टू T1 + Tn। अब मुझे निकालना T2 है ना, तो पहले मैं क्या करूं, इसमें n बराबर 1 रख दूं, उससे इसमें एक ही टर्म नजर आएगा T1, और T1 निकल जाएगा, और एक बार T1 निकालने के बाद फिर मैं n बराबर 2 रख दूंगा इसमें ना, पहले यहां से T1 निकाल लेता हूं मैं, इसमें पुट कर देता हूं मैं n इक्वल टू 1, तो किससे कितना आ गया, 1 + T1 इंटू 3, उससे आ गया 1/2, और T1 + T1, n को 1 रख दिया ना मैंने यहाँ, n को 1 रख दिया मैंने यहाँ, तो T1 की वैल्यू आ गई इससे ना, आ जाएगा T1 इससे, T1 अभी निकाला ही हमने, देयरफॉर T1 इक्वल टू -3/2, वापस निकल जाएगा ना। अब इसमें n बराबर 2 रख दो एक बार, इसी में एक बार n बराबर 2 रख दो सब, वो भी अच्छा है, अपन चाहें तो एपी, भाई आपको लगे भाई आपने एपी का यूज करा इसमें, भाई एपी का यूज करके निकाल लिया, और यूज नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें एक बार n बराबर 2 रख दो तो उससे आ जाएगा 1 + T2, और ये 4 आ जाएगा ना, और ये 1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा T1 + T2। अब T1 तो हम जानते ही हैं, T2 निकल जाएगा यहाँ से अपने आप, T1 की जो वैल्यू है उसको रख देंगे यहाँ, सिंप्लीफाई कर लेंगे और T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। हो गया क्लियर? तो इस तरह से अपन सम निकाल सकते हैं, अलग अलग तरह से हमने निकाल के देखा है ना, सम को भी निकाला जा सकता है ना। नेक्स्ट आते हैं हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, selection of terms in an AP, in an AP, selection of terms in an AP। कई बार क्या हमें टर्म्स एज्यूम करनी पड़ती है ना, अभी मैंने समझाया था आपको कि किसी भी सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स कंपलसरी होती है ना, जब पहले 3 टर्म हमारे पास होंगी तो ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एपी है कि जीपी है कि एचपी है ना। तो जब भी मुझे, कई बार क्या होता है टर्म्स सीरीज हमें दी नहीं होती, हमें सीरीज की कुछ टर्म्स एज्यूम करनी होती है ना, तो उनको एज्यूम करने से फायदा होता है एक सिस्टमेटिक तरीका अगर हम फॉलो करते हैं तो मान लो मुझे कभी एपी की, ये मैंने नंबर ऑफ टर्म्स लिख लो यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स, या लिख लो आप नंबर ऑफ टर्म्स, या लिख लो आप टर्म्स, और ये लिख लो आप कॉमन डिफरेंस, या लिख लो आप कॉमन डिफरेंस।
दो टर्म तो मैं तो एज्यूम करने का मतलब होता नहीं है किसी सीरीज की ना, ये तो मुझे 3 टर्म एज्यूम करनी पड़ सकती है, कई बार 4 एज्यूम करनी पड़ सकती है, कई बार 5 एज्यूम करनी पड़ सकती है। तो एक सिस्टमेटिक तरीका भी होता है, रेंडमली भी मान सकते हैं अपन, लेकिन ये सिस्टमेटिक तरीका फॉलो करने से कई बार कैलकुलेशन करना आसान होता है हमारे लिए। तो मान लो मुझे एपी में 3 टर्म एज्यूम करनी हो, 3 या 5 एज्यूम करनी हो ना, मैं गेप 4 को बाद में लिखूंगा मैं ना, पहले मैं ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूँ। कभी मुझे एपी में 3 टर्म एज्यूम करनी हो या 5 एज्यूम करनी हो, भाई 5 टर्म्स एज्यूम करो जो एपी के अंदर आ जाए, या 3 टर्म एज्यूम करो जो एपी के अंदर आ जाए, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो जब 3 या 5 या ऑड एज्यूम करनी हो तो वी टेक ए इज द मिडिल टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। भाई अगर टर्म्स काउंटिंग में ऑड होंगी ना तो मिडिल टर्म एक ही आएगा। जैसे 3 टर्म हमारे पास है तो मिडिल टर्म एक ही आएगा, 5 टर्म होंगी तो मिडिल टर्म एक ही आएगा ना। समझ रहे मेरी बात? जब टर्म की काउंटिंग इवन होगी तो 2 मिडिल टर्म आएंगी ना। तो जब भी मुझे एपी के अंदर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को एज्यूम करना हो तो मिडिल टर्म हमेशा ए लेके चलते हैं अपन, और कॉमन डिफरेंस डी। अब तो कुछ जरूरत ही नहीं है ना। अब 3 का मतलब ये मिडिल टर्म एक उधर लिख दो और एक इधर लिख दो, 2 उधर लिख दो और 2 उधर लिख दो। अब उधर कैसे लिखूं? डी को ऐड कर दो आप। अब डी को ऐड कर दिया तो ये ए प्लस डी आ गया ना। अब इधर कैसे लिखें? डी को कम कर दो, माइनस डी आ गया। जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे चलना है आपको, दिक्कत नहीं आएगी, लंबे समय तक आसान रहेगा याद रखना। अब 5 लिखनी है, 2 उधर लिख दो आप, तो पहले डी को ऐड कर दो फिर डी को ऐड कर दो। भाई आगे बढ़ रहे हैं डी को ऐड कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं डी को कम कर रहे हैं ना। अब इनसे फायदा क्या होता है? हमसे कहा जाए भाई 3 टर्म एपी में एज्यूम करो आप। मैंने तो ऐसे एज्यूम नहीं कर रहा भाई, नहीं करूं मैं तो ऐसे एज्यूम। तो ऐसे एज्यूम कर लो फिर आप। एक मैंने मान लिया ए है, एक मैंने मान लिया ए प्लस डी है, एक मैंने मान लिया ए प्लस 2डी है। क्या ये एपी के अंदर नहीं है क्या? फायदा इससे ये होगा कि जब उनका सम दे रखा हो ना अपने को कि देयर आर 3 टर्म्स इन एपी हुज सम इज दिस, तो इनका सम निकालना बड़ा आसान है। इनका सम निकालने से डी कट जाएगा, फटाफट फटाफट ए की वैल्यू आ जाएगी और हमारा काम चल रहा है। उसमें टर्म्स कटेंगे नहीं है ना। अगर सम नहीं दे रखा हो तो हम ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, सम दे रखा हो तब भी ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन तब मेरा एडवाइजेबल है कि ऐसे ही एज्यूम करना चाहिए। कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी, उससे कम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब भी उनका सम दे रखा हो, जब तक 3 हो 5 हो, उनको ऐसे एज्यूम करो। यहां भी देखो कट जाएंगी, सब कट जाएंगे ना, और सम फटाफट ए आ जाएगा 5 है और वहां से ए की वैल्यू निकल जाएगी। अब 4 एज्यूम करनी हो, मान लो इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करनी हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो अब मिडिल टर्म कितनी होंगी? वी टेक ए माइनस डी एंड ए प्लस डी एज द मिडिल टर्म्स। ए माइनस डी एंड ए प्लस डी एज द मिडिल टर्म्स एंड वी टेक 2d एज द कॉमन डिफरेंस। 2d पे काउंटिंग इवन है ना आपकी बात, तो 2d लिख दिया उसको, 2d ऐसे समझ लो आप। 2 मिडिल टर्म आएंगी, ये 2 मिडिल टर्म लेते ही चलते हैं अपन, और उनका कॉमन डिफरेंस 2d आ जाता है। तो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, क्या आएगा? 2d आएगा ना, आ रहा है 2d। तो 2 मिडिल टर्म लेके चलते हैं अपन। मिडिल टर्म याद रखना है, ऑड होंगी तो मिडिल टर्म एक ए आ गया, कॉमन डिफरेंस डी आ गया। 4 हो 6 हो तो 2 मिडिल टर्म ले लो और कॉमन डिफरेंस 2d आ जाएगा। अब 4 एज्यूम करनी है मुझे, ये तो मिडिल टर्म, एक उधर लिख दो और एक उधर लिख दो। अब उधर कैसे लिखूं? 2d को ऐड कर दो क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2d है ना। अब इसमें 2d को ऐड करने पर क्या आएगा? a प्लस 3d आ जाएगा। इसमें 2d कम कर दो, a माइनस 3d आ जाएगा। ऐसे यहां से निकाल लेंगे अपन। मान लो 6 एज्यूम करनी है, 2 तो हमारे पास लिखी हुई है, 2 तो मिडिल टर्म है। जब भी काउंटिंग इवन होगी 2 मिडिल टर्म लेके चलेंगे अपन, एंड वी टेक 2d एज द कॉमन डिफरेंस। अब 2 उधर लिख दो, a प्लस 3d और कितना आ जाएगा? a प्लस 5d, a प्लस 5d आ जाएगा ना। फिर 2d को ऐड कर दिया तो a प्लस 5d आ गया। 2d को कम कर दिया, a माइनस 3d, फिर 2d को कम कर दो, a माइनस। इस तरह टर्म, ताकि इनका सभी जब भी सम दे रखा होगा फटाफट टर्म कट जाएंगे डी वाली और फटाफट ए निकल जाएगा। सवाल इस पर करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको ना, बस एज्यूम करना है। उसके बाद तो सम वगैरह निकाल सकते हैं ना। 2 अननोन हो, 2 इक्वेशन हो, उनको सोल्व करके देखा, कोई दिक्कत आएगी नहीं, मैं जानता हूँ। बड़ा सवाल करा रहा हूँ ना बहुत आपको, मैं भर भर के सवाल करा रहा हूँ, ऐसी बात थोड़ी है। मैं जानता हूँ इसमें सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी दिक्कत आएगी तो अपन डिस्कस कर लेंगे उसको। तो ये यहाँ तक पढ़ते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं अपन। होमवर्क लिखो आप जो करके लाना है आपको। होमवर्क में जो है मैंने कुछ सवाल तो दे रखे हैं आपको ना, तो क्वालिटी वगैरह के दे रखे हैं ना। तो एक तो नेक्स्ट 5 कर लेंगे अपन। इसमें क्या थोड़ा जो कल सवाल दिए थे ना मैंने, इनमें शुद्ध दिक्कत आ रही होगी कुछ आपको ना। कोई एपी वेपी के सवाल आ जाते हैं इनमें, कभी जीपी का भी सवाल है। नहीं नहीं नहीं,
डीपीपी तो मैंने बोला था, जो बोला जाए ना उसको ध्यान से सुना करो। क्या कहा मैंने? कहा था डीपीपी अगर आप चाहें तो अटेम्प्ट करके रख सकते हैं, मैंने ये कहा था। वो ऑप्शनल था आपके ऊपर, आप नहीं करना चाहे तो नहीं करें, कोई बात। मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। उस क्वालिटी पे मैंने 1 से लेकर 10 सवाल दिए थे आप, तो उसमें कहीं जीपी वगैरह का भी इस्तेमाल हो रहा है शायद, है ना? तो उन सवालों को छोड़ दो चाहो तो, आप कोई दिक्कत नहीं है ना। जीपी पढ़ेंगे सही बाद में, अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे ना, कौन सा मैं भाग के जा रहा हूँ या आप भाग के जा रहे हो ना, या कौन से जीबी भाग के जा रही है। जीबी भी कहाँ जाएगी, सामने आएगी सही है ना। जैसे एपी सामने आ गई, जैसे जीबी भी सामने आ जाएगी। तो उनको छोड़ दो आप, तो पहले 10 सवाल तो हो गए, उसके बाद नेक्स्ट 5 और कर लो आप। उनमें कोई दिक्कत आए, जीपी वगैरह का सवाल आए, छोड़ देना। तो नेक्स्ट 5 सवाल वो कर लेंगे क्वालिटी के, अपन 11 से लेकर 15 तक कर लेंगे। आप चाहे ज्यादा कर लें, ज्यादा कर लें, डिस्कस अपन इतने ही करेंगे ना। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 सीक्वेंस की शीट पर आ जाते हैं अपन ना। सीक्वेंस, इसमें एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में शायद मैंने आपको एक ही सवाल दिया था, है ना? तो कुछ और भी कर सकते हैं अपन पार्ट अंदर। सवाल आसान भी हैं, आपको आते भी थे पहले से करने। तो A1 तो मैं दे चुका, आपको A2 करना है। A2 के बाद हम A3 कर सकते हैं। बड़े ईमानदारी से करें, सोच के करें, टाइम देके करें, है ना? और ये सोच के करें भाई, हमें सर ने बताया है, एक तरीके से नहीं बताया, अलग अलग तरह से बताया है, तो अगर हम कोशिश करेंगे तो आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है ना। A6, इसमें क्या है, ये सवाल जेई में आया हुआ है सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर, 4 नंबर का सवाल। इसमें क्या है, जो इसने लैंग्वेज समझ के पढ़ लिया, जिसने लैंग्वेज पढ़ के समझ लिया, उससे सवाल हो जाएगा। इसे सवाल करना ही तब है जब वो समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है, वरना सवाल ही नहीं करना। जब तक वो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी मुझे करना क्या है, तब तक सवाल ट्राई करने का। बार बार लैंग्वेज पढ़नी, अंडरलाइन करके उसको पार्ट्स में पढ़ो, आप समझ के करो, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट 2 पे आ जाते हैं ना, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। सवाल जितने ईमानदारी से करोगे आपका फायदा होगा, है ना। एग्जाम हमें देना है, हमसे कैलकुलेशन सही होगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा, और हमें दिक्कत नहीं आएगी ना। ये A3 वाला भी जेई के अंदर आया हुआ है सवाल, A4 करना है। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, ये करके लाना है आपको। संडे रिवीजन कर सकते हैं आप, है ना, जो भी पूरे वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन नहीं करेंगे ना दिक्कत आएगी आपको ना, बाद में फिर आप चाहोगे तो भी रिवीजन नहीं हो पाएगा ना। ठीक है ना, ये सवाल करके लाना है आपने। कोशिश करें होमवर्क थोड़ा बहुत आज कर लें, थोड़ा बहुत मंडे को कर लें ना, लेकिन संडे का दिन जो है रिवीजन के लिए रखें।